अवलोकन ये है, ए बुक विदाउट टाइटल से तात्पर्य है कि हमें ज़रूरत है कि किताबों को बिना टाइटल के कर दें। जो उस पर लेबलिंग करते हैं ना कि फ़लाना किताब फ़लाने धर्म के लिए, फ़लाने संप्रदाय के लिए, फ़लाने कैटेगरी के लिए, फ़लाने कास्ट के लिए, तो ये थोड़ी हटाने की ज़रूरत है। और ये न सिर्फ किताबों के अर्थ में ये बात बोल रहा हूँ, बल्कि ये बात मैं हर मायने में बोलना चाहता हूँ। यहाँ तक कि लेबलिंग खुद के अर्थों में भी, खुद के नामकरण के अर्थों में भी, कि एक बड़ा सा टाइटल होना चाहिए ताकि हमको लोग एक विशेष समझ सके, एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति समझ सके। जितने भी जातिगत सरनेम होते हैं, धार्मिक जितने भी पहचान जो होते हैं हमसे जुड़े हुए, हमारे नामों में, हमारे पहचानों में, उनको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि वो हम लोगों को बहुत ही सीमित कर रहा है खुल के जीने से, इस दुनिया को देखने से, लोगों को, अन्य लोगों को समझने से। और सच में हम लोगों को अन्य ही समझने लगते हैं, अन्य कहने लगते हैं। क्यों? कि उनके एक ललाट पर स्टिकर लगा है, लेबल लगा है कि वो इस जाति के हैं, इस संप्रदाय के हैं। हमारे भी एक माथे पर लेबल लगा है कि हम इस जाति संप्रदाय के हैं। तो यहाँ से एक संकीर्णता पैदा होने लगती है, एक नैरोनेस आ जाता है। आदमी एक तरह होते हुए भी एक इंसान दूसरे इंसान से भी इस नाते बात नहीं कर पाता है कि उसके पास एक दूसरा लेबल है, उसके चेहरे पर एक, उसके ललाट पर एक दूसरे जाति का, दूसरे संप्रदाय का लेबल लग गया है। भले वो कितना ही उपयोगी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही जरूरी, कितना ही उच्चतर, कितना भी महानतम व्यक्ति क्यों ना हो, मैं उसको नहीं देखूंगा क्योंकि उसके ललाट पर दूसरे जाति का, संप्रदाय का, धर्म का लेबल लगा हुआ है। इसी तरह किताबों के अर्थों में भी ले ले कि किताबों को भी मैं क्यों ना, उच्चतर किताबें हो, कोई बता भी रहा है कि ये अच्छी किताब है, ये अच्छे चीज़ है, ये अच्छे जन हैं, ये इस चीज़ की संगति कर लो तो ये अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक दूसरा लेबल लगा है, लेबल मैच नहीं कर रहा है। जो मेरे ललाट पर लेबल लगा है वो लेबल सामने वाले लेबल से मैच नहीं कर रहा है, तो ये मेरे लायक नहीं है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरी है, ठीक ना, लेबलिंग। तो इसीलिए मैं कहा कि शायद ऐसी किताबें होती कि जिस पर कोई टाइटल ना होता। यहाँ तक कि जो राइटर्स होते हैं उनमें भी ये टाइटल ना होता कि ये फ़लाने जाति, फ़लाने धर्म के हैं, तो लोग और बेहतरीन हो पाते हैं। हर दुनिया का हर व्यक्ति और थोड़ा उत्तम हो पाता और बेहतर निखर पाता, क्योंकि उसके पास अब दीवारें नहीं होती खुद को रोकने के लिए, चीज़ें नहीं होती मैच करने के लिए कि मैच करेगा तभी यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो ये थोड़ा मुझे लगा कि इस चीज़ को हटाने की बहुत ज़रूरी है, लेबलिंग। आगे चलते हैं। अगला है दूसरा अवलोकन की। तो ये कहाँ से आया, पहले ही बता देता हूँ कि क्लासेस में हम एक दिन पढ़ रहे थे, एक दिन क्या, 2 दिन पहले, एक दिन पहले ही पढ़ रहे थे। तो एक सर बता रहे थे, अपना कुछ एग्जांपल दे रहे थे, टॉपिक का ही, उसी में बताइए ये फ़िलहाल वाला अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसा के बारे में। तो कुल मिलाकर बता रहे थे अपनी बातों में, और फिर उन्होंने कंक्लूजन देते हुए बात को ये कहा कि जहाँ पर भी ह्यूमन इंटरफेरेंस रहेगा, हाँ, मानव का हस्तक्षेप रहेगा, मनुष्य की भागीदारी रहेगी जहाँ पर, वहाँ पर गलती होना, एरर होना लाजमी है, वो एकदम होगा ही। क्योंकि भाई ह्यूमन अपने आप में, यहाँ तक कि मशीनें भी होती हैं, मशीनों को इसलिए ही आविष्कृत किया गया, उनका
इन्वेंट किया गया उनको, ताकि वो एरर को कम कर सके। हाँ, परफेक्टनेस लाने के लिए कामों में उनको इन्वेंट किया गया, फिर भी उनमें एरर्स आ जाते हैं। तो मनुष्य तो फिर एक जीव ही है। हाँ, और तो वहाँ उससे क्यों नहीं एरर आएगा, उससे क्यों नहीं फॉल्टेज आएंगे। तो वो चीज़ बताएं रीजन की जितने भी हम लोग वो कारण रहा होगा प्लेन का, तो ह्यूमन एरर ही रहा होगा कहीं ना कहीं, कि देखने में उसको अच्छे से निरीक्षण करने में उनके चीज़ों को, तो इसलिए हुआ होगा। तो मुझे वो बात बड़ा अच्छा लगा उनका जो बोलेगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, ह्यूमन एरर है, तो क्या इस एरर को ठीक किया जा सकता है? हो तो ये भी सकता है कि एरर ज़्यादा मात्रा में होने लगो। एरर हो रहा है तो उसका भी कोई रीज़न है। एरर तो ऐसे हुआ नहीं ह्यूमन्स में, तो उसके रीजन का कारण क्या है? समझ रहे हो? एक छोटे से एक निरीक्षण कितने को करना होता है? एक को करना होता है एरोप्लेन का, और एक के वजह से वो अच्छे से निरीक्षण नहीं कर पाया, उसकी वजह से 250-300 लोगों की जान चली जाए। ये कितनी मतलब भयावह स्थिति हो सकती है कि एक का खामियाजा, एक के अच्छे से न चेक करने की खामियाजा 250-300 लोगों की जान है। तो मैंने सोचा कि ये होता क्यों है, एरर्स का मेन कारण क्यों है, क्या है, वाई, क्यों होता है एरर? तो जहाँ तक मैं समझ पाया कि हम ह्यूमन्स ही हैं, और हमारे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारे शरीर की भी लिमिटेशंस हैं। जहाँ तक मैं एक आचार्य प्रशांत के चैनल पर गीता सत्र में जो वो अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, मैं उसी को यहाँ पर रख रहा हूँ, कि वो बता रहे थे अपने पर्सपेक्टिव से कि कि कौन कौन से कारण रहे होंगे। तो उन्होंने बहुत सारा कारण बताया कि ये हो सकता है, उसी में से मैं एक की चर्चा कर रहा हूँ कि हम तो हैं इंसान ही, और वो अपना ज़्यादातर कारण क्लाइमेट चेंज से रिलेट करके ही बताए, संबंध दिखाया कि सारा कारण जो आ रहा है कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का वजह से है। और क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन इंटरफेरेंस, जो ह्यूमन एरर है वो है। तो ये कहाँ से आ रहा है ह्यूमन्स में एरर, ये फॉल्टेज क्यों हो जा रहा है? तो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज लाए हैं तो हम ही लाए हैं अपनी अंधी दौड़ के वजह से। बस बता दिया गया है कि ये चीज़ें अच्छी होती है, करना ही होता है। अब उसके वजह से पृथ्वी बर्बाद हो, हमारा वायुमंडल बर्बाद हो, हमारा इन्वायरमेंट बर्बाद हो, उसमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, प्रदूषण बढ़े, न जाने कई प्रकार की वायरसेस आ जाएँ, नदियाँ प्रदूषित हो जाएँ, पहाड़े तोड़ दिए जाएँ, हाँ, फिज़िकल वायलेंस दिखे हर जगह। तो ये हर चीज़ कहाँ से आता है? अब ये चीज़ कहाँ से आता है जो ह्यूमन्स में रहता है? तो हमको लगता है वो कहीं ना कहीं इटर्नल ब्लाइंडनेस से आता है, एक आंतरिक अंधेपन से। जब हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी वास्तविक ज़रूरत क्या है, अपने वास्तविक ज़रूरत को हम जब नहीं पहचान रहे होते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो हर जगह हमें ज़रूरत ही दिखता है, हर चीज़ ही हमें ज़रूरतमंद लगती है, हर चीज़ ही हमें लगता है कि यही हमारी ज़रूरत है, इसी से हमारी जो हमारा आंतरिक अधूरापन है वो पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कारण है, हमें दिख रहा है। जहाँ तक जितने भी अभी समस्याएं दिखाई दे रही है, और दिखाई क्या दे रही है, होती ही है, जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती है वो एक ही वजह से होती है, इटर्नल ब्लाइंडनेस, आंतरिक अंधेपन। हाँ, चीज़ें प्रत्यक्ष देखी जा सकती है कि ऐसा है, ये हमारे ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता है, इससे और नहीं, और हमको ही क्षति होगा। फिर भी हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा, लग रहा है, देखते हैं। और वही नतीजा सामने आया कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हीट बढ़ा। और कितने लोग बता रहे थे कि वो हाँ पंछी उसके चली गई होगी इंजन में, तो उसके वजह से वो, तो पंछी भी कहाँ से गई हैं? पंछी भी वहाँ पर यूं ही तो नहीं गई हैं एयरपोर्ट पर। हाँ, एयरपोर्ट के रनवेज के बगल में, जैसे बता रहे थे आचार्य जी, कि घासें होती हैं,
तो वहाँ पर पंछियाँ जाती हैं वहाँ पर कीड़ों मकोड़ों को खाने के लिए। और क्यों जाती हैं? क्योंकि पहले वहाँ पर जंगल था जहाँ पर आज ये एरोप्लेन तुम्हारी टेक ऑफ कर रही है। तो उसके तुमने घर तबाह कर दिए, घर उजाड़ दिया। तो बस अब जहाँ भी जाती है, शाम को सुबह को ना सही, दोपहर में भी जब भूख लगता है तो निकल जाती है, क्योंकि अब तो उसका घर रहा नहीं, बेघर हो गई है। तो दिन भर मारे फिरती है। पहले शामों को निकलती थी, सुबह में निकलती थी, अब दोपहर में भी निकलना पड़ता है, खाना मिले ना मिले। हाँ, तो दोपहर में भी वो चली जाती है, चिड़िया सब, पंछी सब। तो बस उड़ती फिरती होगी उधर, और वो जान कर नहीं घुसती है इंजन में, इंजन सोक कर लेता है एयर में। तो ये वजह भी एक हो सकता है। और जितने भी वजह बताएं आप, बेहतर होगा कि वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो लिंक में दे दूँगा। वो बस इटर्नल ब्लाइंडनेस। अगला है, हाँ एक चीज़ बता रहे थे अभी, कल सर परसों बता रहे थे क्लास में ही, एक दूसरे सर, पैराफेरल एंड नॉन पैराफेरल। तो डिवाइसेस के बारे में बता रहे थे कि कौन सी डिवाइसेस ज़रूरी होती ही है, मतलब वो सिस्टम में नहीं रहेंगी तो उसके बिना हम काम ही नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर हो गया, तो कंप्यूटर में CPU जो है उसका, वो पैराफेरल डिवाइस है, नॉन पैराफेरल। एक होता है ज़रूरी, एक होता है गैर ज़रूरी, उसको बाहर से भी लगा सकते हैं। तो जो ज़रूरी होता है वो ऑलरेडी इनबिल्ड ही होता है उसमें। और कुछ चीज़ें होती है जैसे कि माउस, प्रिंटर, और क्या हो सकेगा, स्पीकर, और ले लें मतलब जो भी ले लें जिसको बाहर से हम ऐड कर सकते हैं, जॉयस्टिक ले लें। तो ये सब होती है गैर ज़रूरी चीज़ें, इनको हम बाहर से जोड़ सकते हैं। तो वो कुल मिलाकर ये कहना चाहते थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा वो बोल रहे थे कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जो गैर ज़रूरी चीज़ों की वजह से कोई मशीन काम करना ना बंद कर दे। तो तकनीकी भाषा में तो वो ठीक था उनका जवाब। मैंने इसी चीज़ को स्पिरिचुअल वे में देखा, थोड़ा सा आध्यात्मिक वे में अपना। मैंने कहा कि क्या ऐसा होता है रियल वर्ल्ड में कि कोई गैर ज़रूरी भी चीज़ हमें ना मिले फिर भी किसी का जीवन अच्छा चल रहा हो? लेकिन ऐसा तो नहीं होता। मैंने कहा कि कर रहे हैं ऐसा, तो हम तो उनको मतलब एक चैलेंजिंग वे में कहा, अपने मन ही में कहा, उनसे डायरेक्ट नहीं बोला। कि बोल रहे हैं कि गैर ज़रूरी चीज़ों की वजह से कोई रुकता नहीं है। मैंने कहा कि आपको मैं बाल काट कर आपका जान ले सकता हूँ। तो मैंने सोचा कोई सोचेगा तो बोलेगा कैसे, ये तुम ढेर बने हो, चमत्कारी बाबा बने हो, हाँ तुम्हारे पास आ गई है थोड़ा अद्भुत शक्ति, अद्वितीय शक्ति कि तुम किसी का बाल काट कर जान ले लोगे। हाँ, तो ये संभव है, बहुत हद तक संभव है। बाल काट कर ही नहीं, यहाँ तक कि हो सकता है कि ये यहाँ से ये अभी चिपका हुआ है, इसको मैंने तोड़ दूँ, सच में टूट ही गया देखो, तो इसको तोड़ दूँ। बहुत लोग हो सकते हैं कि इसको तोड़ देने से भी उनकी मौत हो जाए, ये भी संभव है। अब वो कब संभव है कि किसी को ये माइक से ये निकाल दो इसका प्रोटेक्टर, तो उससे भी किसी की जान चली जाए, किसी की बाल काट दो तो उससे भी उसकी जान चली जाए। ये कब संभव है? जब इस चीज़ से कोई भी चीज़ हो, गैर ज़रूरी चीज़ हो, अगर उससे एक बहुत गहरी आत्मीयता बन जाए, इच्छा उससे जुड़ी हो, कामना जुड़ी हो, महत्वाकांक्षा जुड़ी हो, स्वार्थ जुड़ा हो, भावना जुड़ी हो, भाव जुड़ा हो, तो बहुत हद तक संभव है कि एक गैर ज़रूरी चीज़ से भी हम अपने आप को उसके न होने पर, उसके न मिलने पर हमारी जान तक जा सकती है, उसके बिछड़ जाने पर हमारी जान तक जा सकती है। ये बहुत हद तक संभव है। आप देखे भी होंगे समाज में कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हमारे ज़्यादातर झगड़े, जितने भी विवाद होते हैं, वो तो होते ही ऐसे ही। किन चीज़ों के लिए? गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए। कि मोबाइल किसी ने गिरा दिया, मेरा फ़ोन था वो गिरा दिया, कितना ज़रूरी है? क्या एक मोबाइल पर ही तुम्हारा जीवन पूरा निर्भर था कि वो मोबाइल
है तभी तुम जीवित रहोगे। हाँ, अरे छोड़ो भाई गैर जरूरी चीज़ें, उसी में अपनी आत्मा मत बसा दो, उसी में अपने प्राण मत बसा दो, नहीं तो कहीं वो टूट गया, वो बिछड़ गया, वो चला जाएगा तो तुम भी चले जाओगे। ठीक है ना, कहीं सुरक्षित जगह पे अपनी प्राण को क्या होता है जी, प्राण प्रतिष्ठान, हाँ, प्राण को प्रतिष्ठित करो वहाँ पर, हाँ, रोपो। नहीं तो कहीं वो उखड़ गया गैर जरूरी चीज़ तो तुम भी उखड़ जाओगे। ठीक है ना, तो वो चीज़ मैंने रिलेट किया कि हाँ ये संभव है, अगर गैर जरूरी चीज़ भी हमारा बहुत ज़रूरी चीज़ों को भी रोक सकता है। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा वो विचार, तो कहा कि इसको डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि हाँ, अगला एक क्लासेस का ही अवलोकन है, क्लास में ही इसको अवलोकन किया था। तो इसको पहले डिस्कस करता हूँ कि क्या अवलोकन है, स्थिति क्या रही थी, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि को समझाने का प्रयास करता हूँ क्या था। तो क्लास चल रहा था तो सर एक्सप्लेन कर रहे थे टॉपिक कुछ। तो अचानक उन्होंने कहा, एक लड़के को पीछे बैठा था, वो माइक्रो प्रोसेसर या क्वांटम प्रोसेसर लाइक इस तरह कुछ टॉपिक था। तो वो समझना चाहता था, वो सर समझाना चाहते थे। अचानक क्या बोले कि उठो और ना मोबाइल दो। मोबाइल देने का मतलब ये होता है हमारे क्लास में, पहले मैं समझाता हूँ। मोबाइल देने का मतलब जब कोई टीचर बोले, टीचर का अर्थ है कि जब मोबाइल कोई मांगे, इसका मतलब तुम्हारा मोबाइल ऑन है। मोबाइल अक्सर कहा गया है कि मोबाइल तुम्हारा स्विच ऑफ होना चाहिए, मोबाइल अलाउड नहीं है, ऑन नहीं होना चाहिए क्लास में। तो मैं सोचा कि मोबाइल शायद ऑन हो, बेचारे का स्विच ऑफ ना किया हो, इसीलिए सर मांग रहे होंगे जमा करने के लिए, और उसको 24 आवर्स के बाद नेक्स्ट डे मिलेगा। तो मैंने कहा शायद इसीलिए मांग रहे हो, लेकिन वो इसलिए नहीं मांगे थे। तब तक वो इधर मांगे, मैंने तब तक उनका एकदम खिल्ली उड़ाना चालू कर दिया कि ये क्या बात हुआ। कोई वो सवाल पूछा था, उसी समय वो मांग दिए थे। तो मैंने कहा ये क्या बात हुआ कि वो सवाल पूछ रहा है, तो आप मतलब इतना भी जोर से नहीं बोल रहा था कि ताकि सर सुन लें, कि वो क्वेश्चन पूछ लिया बच्चा, आप मोबाइल मांगने लगे, ये क्या बात हुई। हाँ, इसका मतलब क्वेश्चन भी ना पूछे। ज़्यादातर क्लासेस में लड़के मोबाइल ऑफ नहीं रखते हैं, ऑन ही रखते हैं। तो मुझे लगा वैसा ही कुछ मामला है कि वो मोबाइल उसका जमा करना चाहते हैं। तब तक मेरे बगल में जो लड़के थे वो सब समझ गए थे कि क्यों मांग रहे हैं। टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहते थे कि मोबाइल देखें, मोबाइल में तुम्हारा कैसे खोला जाएगा, तो इसको हीट किया जाएगा, कैसे खोला जाता है, मतलब समझा रहे थे कि कैसे हम देख सकते हैं उस प्रोसेसर को। तो समझाया, तब तक मेरे को लड़का वो सब बोला कि ये क्या बात हुई, वो इसलिए नहीं समझा रहे थे। मतलब कुल मिलाकर मुझको कहे कि यार गलती जो हुई मेरे से, एक एरर हुई, तो उसको मतलब क्या हाईलाइट करना शुरू कर दिए 2-4 लड़के बगल में। तो मैंने सोचा, बड़ा एक अजीब चीज़ वहाँ पर मैंने पकड़ा। मैंने कहा कि ये सब क्यों किए, ये जो अभी क्या लोग 2-4 लड़का कि एक एरर हुआ मुझसे, उसको हाईलाइट करने का ये प्रयास क्यों करने लगे। तो मैं जहाँ तक देख पाया कि वो मुझसे बदला निकाल रहे थे बदला इस बात का निकाल रहे थे कि वो हमेशा जिन जो लोग हाईलाइट कर रहा था मेरे एरर को, वो हमेशा जब भी अंड वंड कुछ काम करते हैं, हाँ, ऐसा वैसा, तो मैं क्या करता हूँ, उसको याद दिलाता हूँ, रिकॉल करता हूँ, या कह लें हाँ वही हाईलाइट करता हूँ कि देखो ये तूने काम किया। तो मैं तो स्वीकार कर लिया, चलो अच्छी बात है। लेकिन उनको क्या होता है कि वो स्वीकार नहीं करते, उनको लगता है कि मैं अच्छा ही करता हूँ। तो जब वो करते हैं, करके आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो उनको सही मानते हैं, अपने गलतियों को भी वो सही साबित कर लेते हैं, ना जाने कैसा वो ही जाने लोग। और वो अपनी गलतियों को बार बार दोहराते ही इस भ्रम में कि मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। तो मैं बार बार उनको टोकता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ मैं मतलब वो हमसे परेशान रहते हैं। तो वो लोग मेरे गलती को हाईलाइट करने लगे। तो मैंने कहा क्यों ये लोग किया, अभी ये तो एक कारण हो सकता है कि बदला निकाल रहा हो। और दूसरा कारण जो बहुत मुझे लगा कि ये हो सकता है ज़रूर,
वो ये हो सकता है कि खुद को सही साबित करने के लिए, खुद के विचारों को, खुद के बातों को, या खुद को सही साबित करने के लिए कि हम भी सही हैं। एक हमारी छोटी चीज़ हमारे पूरे कामों को सही साबित कर सकती है, पूरे हमारे पास्ट को, हमारे अतीत को सही साबित करती है, कर सकती है, पूरे मेरे आज के पूरे दिन भर के ढर्रे को सही साबित कर सकती है कि नहीं, मैं पूरा आज सही था, अभी सही हूँ। इसलिए तो कुल अभी सही हो तो मेरा पूरा मतलब हमेशा मैं सही ही रहता हूँ, और कुल मिलाकर मैं सही बातें ही बोलता हूँ। तो कुल मिलाकर ये उनका भावना था। तो मैं वहाँ पर बड़ा एक अच्छा चीज़ अवलोकन कर पाया, देख पाया कि हमारी ये न जाने की इंसानी फितरत है कि हम हर वो चीज़, जितने भी हमारे चुनाव ही क्यों ना हो, जितने भी चीज़ों हमारे चॉइसेस होती हैं, जिन चीज़ों को हम चुनते हैं, उस चुनाव के पीछे भी जितने भी विचार आते हैं, जितने भी हम उस हमारे कहीं ना कहीं स्वार्थों को एक सुरक्षा ही देते हैं। जितने भी विचार कह लें या जितने भी चीज़ें ले लें ना, कितने हम चीज़ों को एग्जाम्पल लें, जैसे चीज़ें में क्या हो सकती है, विचार हो सकता है हमारा। ऐसे लोग उसको चीज़ नहीं मानते हैं, लेकिन मैं उसको बहुत बड़ा चीज़ मानता हूँ, विचार को, थॉट को। विचार हो सकते हैं, सामान्य भाषा में किताबें ले लें। हाँ, जितने भी अभी चुनाव कर रहा हूँ कि हमारे विचारों का चुनाव, ये विचार चुना, ये किताब चुना, ये कॉलेज चुना, ये लोग चुने कि ये चीज़ों से, ये लोगों से मैं बातें करूँगा, ये लोग मेरे करीबी हैं। तो ये लोगों का चुनाव हो गया, चीज़ों का चुनाव हो गया, कपड़ों का चुनाव हो गया, मेरे पसंद नापसंद का चुनाव हो गया कि ये मेरे पसंदीदा लोग हैं, ये मेरे नापसंदीदा लोग हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? चुनाव, ज़्यादातर हमारा चुनाव कहाँ से आता है? तो मैं देख पाया कि हमारे चुनाव में भी वही शामिल हो पाता है। हमारे बकेट लिस्ट में क्या होता है? कार्ट। कौन सा कार्ट होता है हमारे कार्ट में? फ्लिपकार्ट पे वो सब कौन सा कार्ट होता है जी? जो भी होता हो, हाँ। तो हमारे चुनाव में वही शामिल हो पाता है जो हमारे स्वार्थों को सुरक्षा दे, मतलब हमको डिस्टर्ब ना करे। मेरी गति जो है, भले ही क्यों ना गलत ही दिशा में जा रही हो, अजीब ही दिशा में जा रही हो, हाँ, बिना दिशा की ही जा रही हो, उसमें बाधक ना हो। वो चीज़ें हमको मतलब रोके, थमने को ना कहे, विचार करने को ना कहे, वो उसमें समर्थन दे। और हाँ, कि तुम सही जा रहे हैं, चलते जाओ, ठीक। तो हमारा चुनाव भी ज़्यादातर यही होता है। ऐसा कोई नहीं चुनाव हम करना चाहते कि जो हमको रोक दे, हमको एकदम क्या कर दे, संघर्ष करने के लिए मजबूर करें। और ज़रूर नहीं कि हर सही चुनाव संघर्ष ही देता हो, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, ये नहीं कि सही चुनाव के चक्कर में जहाँ फालतू भी है, संघर्ष है, वहीं पर भिड़ जाना है, ये भी नहीं करना है। लेकिन ज़्यादातर हमारे चुनाव जो होते हैं वो यही होते हैं जो हमारे स्वार्थों को समर्थन दे, हमें परेशान ना करें, ठीक ना, हमारे ढर्रों को ना तोड़े, हमारे परंपराओं को ना तोड़े, हाँ, हमारी रूढ़िवादिता पर चोट ना पहुँचाए, हमें कष्ट ना दे, ठीक ना। तो ऐसे ही होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये थोड़ा समझना चाहिए। अभी टॉपिक पिछले शायद ऑब्जर्वेशन वीडियो में टॉपिक को एक कवर किया था, पहला ही शायद था कि बाबा का एक फेक बाबा का और एक रियल स्पिरिचुअल गुरु का हम लोग कैसे पहचान करें। तो उसमें ये बड़ा अच्छा फैक्टर शामिल हो सकता है जो हमें पहचानने में मदद कर सकता है कि जो हमारे स्वार्थों को, हाँ, जो हमारे स्वार्थों पर चोट ना करे, समझ लेना वो ढोंगी बाबा है। हाँ, वो ढर्रों पर चलने को और समर्थन दे तो समझ लेना ढोंगी बाबा है। जो कहे कि नहीं रुको, थमो, तुम्हारे स्वार्थों पे चोट करे, तुम्हारे हाँ भ्रम को तोड़े, जो हाँ ख्याली कल महल बना लिए हो, तो उसको थोड़ा मिटाएगा कि रुको, ये सब हटाओ, ये महल काम हम नहीं जाएंगे, बारिश होगा तो ये नींद खुल जाएगी, पता चलेगा कि महल भी नहीं था, और तुम कल्पना कर रहे थे कि महल तो है ही, अब काम ही क्या करना है, बहुत कुछ करना है, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठीक ना। तो इन डरों को तोड़े, परंपराओं को तोड़े, थोड़ा संघर्ष दे, हाँ, तब कहना कि ठीक है, हाँ ये बंदा ठीक है, जा सकता हूँ इसके साथ। दर्पण का काम करे, जो बहुत ज़रूरी बोला था कि जैसा हूँ वैसा दिखाए, ये नहीं कि
कैसा भी करते जाऊँ, बोले अच्छा है अच्छा है अच्छा है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है मेरा, मेरा प्रिय शिष्य है, क्योंकि मेरा प्रिय संबंधी है। सही है, करे जाओ, बिल्कुल नहीं। सही वही जो दर्पण दिखाए, जैसा हूँ वैसा बताए। हाँ, गलत हूँ तो गलत, जहाँ गलत हूँ तो जहाँ गलत तहाँ गलत, जहाँ सही हूँ तहाँ सही, ठीक ना, ये बताए, ये देखना है, ठीक ना, वो सही चुनाव है। ये नहीं कि स्वार्थों को और समर्थन दे, चलते जाओ इसी राह पर, मंजिल बहुत मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। एक नेक्स्ट वाला, अरे भाई कितना क्लासेस में ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ, पढ़ाई नहीं हो रहा है क्या? तो क्लास ही का ही अभी यही है, मज़ा आता है बहुत। तो ये एक टॉपिक समझा रहे थे सर, और वो बोले कि आजकल तकनीक आ जाने की वजह से, टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से ये हुआ है कि आजकल इंसान बहुत कम मर रहे हैं। मैंने कहा वाह क्या बात है, क्या तर्क दिए सर ने, झट से इस अवलोकन को लिखा। बोले कि आजकल देखते हो ज़्यादातर ड्रोन्स लड़ते हैं, मिसाइल आपस में टकराती है, इंसान बस ऑपरेट कर रहा है कंप्यूटर पे बैठकर। तो कंप्यूटर बहुत रिवोल्यूशनरी चीज़ है, इसने इंसानों के मौतों को कम कर दिया है। अब इंसान नहीं मारे जा रहे हैं, प्राणी देखो कहाँ जंगल तबाह हो रहे हैं, कहाँ जीव तबाह हो रहे हैं, कोई तबाह नहीं हो रहा है। मैंने कहा वाह क्या भाई तर्क दिया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी आ गया, अब टेक्नोलॉजी से भिड़ रहा है, इंसान को क्षति नहीं हो रहा है, इंसान अब मारे नहीं जा रहे हैं। तभी मैंने कहा कि अभी फ़लस्तीन एक देश है, तो वहाँ पर वार चल रहा है। मैंने कहा कि हाँ वहाँ भी देखिए टेक्नोलॉजी आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मारे जा रहे हैं सर के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से लोग वहाँ पर बहुत मारे जा रहे हैं, बहुत गंदी तरीके से मारे जा रहे हैं, बहुत बेतरतीब ढंग से, बहुत घिनौने तरीके से मारे जा रहे हैं। पता है कैसे मारे जा रहे हैं? भूखे मारे जा रहे हैं, अन्न नहीं है खाने के लिए, बेचारों को वहाँ पर तड़प तड़प के मर रहा है सब। फूड क्राइसिस आ गया वहाँ पर। क्या तो देश के जो सेनापति लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग सी हैं, वो राष्ट्र को बचा रहे हैं दूसरे देश से युद्ध करके। हाँ भाई देश तो बचना चाहिए, भले जनता भाड़ में जाए अंदर, कपार में जाए, मैंने भाग, जनता कौन होती है, पहले युद्ध जीतो। हाँ, जनता का ही पैसा उठाकर टैक्सेस लेकर हेन तेन प्रकार से उसको मिसाइल्स बनाओ, रॉकेट बनाओ और भिड़ाओ, जनता को खाए पिए बिना टपकाओ। तो अच्छा है, टेक्नोलॉजी तो अच्छा है। देख रहे टेक्नोलॉजी से एक ही लोगों का मौत नहीं हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी को सैल्यूट है मेरा, बढ़िया है टेक्नोलॉजी। और आज का लास्ट ऑब्जर्वेशन, जो कि मुझे बहुत अभी जस्ट अभी आ रहा था शूट करने, तब ये मिला, तो बैकग्राउंड समझाता हूँ कैसे इसको मैंने कहा कि नहीं लिखना चाहिए। अभी क्या आज सुबह में ही एक ऑब्जर्वेशन वीडियो शूट किया था, तो शूट किया था तब पिंक वाला कोई टी शर्ट था वो पहना था, तो मैं सोचा कि फिर उसी को पहन कर शूट करता हूँ, लेकिन कहा कि लोग देखेंगे नहीं, कहेंगे कि ये कहीं है, वही है, सेम ही है। अब अंतर दिखाना पड़ा हमको, क्यों दिखाना पड़ा अंतर, उसका रीज़न मैं अभी समझाता हूँ। तो मैंने नहीं किया, नहीं पहना। तो क्यों नहीं पहना, तो उसके पीछे मैंने देखा कि अगर मैं पहन लूँगा तो लोग कहेंगे कि नहीं ये वही वीडियो है, वही बंदा, वही बातें हैं। ये मैंने कहा अवलोकन अच्छा किया था ये चीज़ का। एक दिन मैं गांव पर था, तो मैं वीडियो का प्लेलिस्ट जो था आचार्य प्रशांत का, तो ऐप पर गया था यूट्यूब पर, तो वहाँ पर वीडियोस को स्क्रॉल कर रहा था, तो बगल में मेरे घर के छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे थे, छोटे छोटे इतने भी नहीं, 4-5 साल के थे, बहुत सारे, 3-4 तो थे ही। तो वो मेरे साथ सोया था, देख रहा था वीडियो स्क्रॉल कर कौन कौन से वीडियो नए में आए हैं। वीडियो देख नहीं रहा था, वीडियो का लिस्ट देख रहा था।
तो एक बच्चा बोला उसी में से, जब देख रहा था, वो बोला कि अरे सब एक ही है, एक ही है सब। तो मुझे एक बड़ा चीज़ वहाँ पर, बड़ा अच्छा चीज़ ट्रिगर किया माइंड में कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा नहीं है कि हम एक चेहरे को बस एक चीज़ से जोड़ देते हैं, उसके पीछे कितनी विभिन्न तरीके की चीज़ें हो सकती हैं ये समझने के बजाय हम कहते हैं कि ये चेहरा है तो बस इसके पास यही होगा, बस यहीं तक ये बता सकता है, उसको हम सीमित कर देते हैं। मैंने कहा कि अभी जो आचार्य प्रशांत को नहीं सुन रहे हैं वो कहेंगे कि क्या बंदा ये क्या ही बताएगा, बस थोड़ा मोड़ा भगवान हेतु के बारे में बताएगा, जबकि हमको लगता है कि न जाने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से हमें सीखने को मिली। पहले तो विजडम लिटरेचर ले लें वर्ल्ड लेवल का, वो तो मुझे एक अच्छा खासा रेफरेंस मिला भी कि बहुत कुछ जानने के लिए है, उधर पढ़ने के लिए है, हाँ उससे इंस्पायर होने के लिए है, बहुत कुछ हम ले सकते हैं। फ़िलॉसफी हो गया तगड़ा चीज़, मैं अभी इंडिया का भी फ़िलॉसफी ना पढ़ा था, वेस्टर्न फ़िलॉसफी अच्छी और भी उनके बारे में जानकारी मिला। अस्तित्ववाद जिसमें से एक है, बहुत मुझे अच्छा लगा अस्तित्ववाद, हाँ। और साथ ही साथ कुछ धार्मिक ग्रंथ जो ज़रूरी है, जो काफ़ी गैर ज़रूरी है, जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि जो हमारी कल्पनाओं को या कह सकते हैं स्वार्थों का भी जो बात कर रहा था उसको समर्थन देते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो वो चीज़ में अंतर कर पाया, वो चीज़ों को मैं समझ पाया किसको जानना है और किसको नहीं जानना है। और ऐसी न जाने कितनी चीज़ें, कितने हाँ एक तरह से फिल्टर करने का तरीका लोगों को, विचारों को, हाँ कि किसको महत्व देना है किसको नहीं देना है। तो ये चीज़ें वैल्यू सिस्टम कि किसको वैल्यू देना है वो बड़ा अच्छा मुझे डेवलप हो पाया और डेवलप हो ही रहा है और अच्छे से। तो वो मैं समझ पाया। अगर तो मैं खुद से कहा कि अगर मैं भी कह देता कि नहीं ये तो बंदा एक ही है चेहरा, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है बातों में, जबकि एक छोटा बच्चा क्या कह देगा कि वही है जो पिछला वाला में था वही है इस वीडियो में भी, जबकि बातें बिल्कुल अलग है, ठीक ना, विचार बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। हो सकता है कि एक ही चेहरे से दो बातें आ रही हो, आपने एक बात सुन लिया दूसरी बातें ना सुनी तो कहीं ना कहीं वो अधूरापन भी आ जाएगा आपकी पिछली वाली बातों में अगली वाली बात के वजह से, क्योंकि ज़्यादातर बातें डिफरेंट तरीके के पर्सपेक्टिव, डिफरेंट तरीके के विचार क्यों दिए जाते हैं, ताकि आपके विचार पूरक हो पाएँ, एक पूर्णता प्राप्त करें। नहीं तो हम बस वही अधूरे ज्ञान लेकर उछलने कूदने लगेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अब बड़ा अच्छा एग्जांपल एक दे रहे थे आचार्य जी की, ज़्यादातर हमारे मतलब लोग धर्मी लोगों को देखिएगा, जो लोग बड़ा बढ़ चढ़ के धार्मिकता उनमें ठूस कर भर दी जाती है, वो हमेशा हाँ वो भी गीता का नाम लेते हैं, गीता का कहेंगे कि गीता पढ़नी चाहिए, ये करना चाहिए, उनको श्लोक भी याद होता है, झट से सुनाने लगेंगे आपको, हाँ अर्थ भी बताएंगे। और उनका श्लोक उनका जो श्लोक याद रखेंगे वो वैसा ही श्लोक याद रखेंगे, हाँ 700 श्लोक है तो कम से कम 7 तो याद कर लेंगे, ताकि बताने के लिए कि हम ही गीता के ज्ञानी हैं। हाँ ढरे वही हैं उनके लोग धार्मिक वाले पाखंड वाला, लेकिन 7 श्लोक याद कर लिए हैं 700 में से, ताकि वो अपने स्वार्थों को समर्थन दे पाएँ। उनका श्लोक भी वो स्वार्थों को समर्थन ही देने वाला होता है, ताकि वो और बढ़ चढ़ के अपनी धार्मिकता दिखा सके, कट्टरता दिखा सके समाज में कि देखो ऐसा गीता में भी कहा गया है कि कट्टरता दिखाओ, हिंदू धर्म को फैलाओ, हाँ ठीक ना। तो ऐसा मिलता है। तो ये चीज़ मैंने भी देखा कि अगर ये नहीं पहनूंगा तो लोग कहेंगे कि ये सेम ही बंदा है, ये डिफरेंट बात नहीं बोल रहा है। तो ये देख रहे हो पहनावा के से दिखाना पड़ रहा है कि नहीं ये बात और वो बात थोड़ा डिफरेंट थी, लेकिन जानना तुम्हें दोनों को है। तो ये चीज़ समझ पाया, ये अभी अवलोकन कर पाया। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने शिद्दत से सुनने के लिए, आप वाकई धैर्यवान हैं, हाँ बढ़िया।